नहीं चाहिए, क्योंकि मगध के मुख्यमंत्री अमात्य राक्षस पधार रहे हैं। सैनिकगण, आज से विश्व की सबसे बड़ी विशाल अथवा ताकतवर राज्य व्यवस्था मगध में वार्षिक मदोत्सव का जश्न शुरू हो रहा है। इस एक माह चलने वाले उत्सव में सभी प्रजावासियों के ऊपर महाराज धनानंद की विशेष कृपा रहेगी। इसीलिए सैनिकों, तुम लोगों को विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि संपूर्ण मगध में अलग अलग गुप्तचर फैले हुए हैं और अभी तक वो ब्राह्मण कुमार आचार्य चाणक्य भी। एक तरफ पीपली वन में आचार्य चाणक्य को एहसास हो चुका था कि जिस चक्रवर्ती सम्राट की खोज मैं कर रहा था, वो सम्राट आज मुझे मिल गया। तो दूसरी तरफ मगध में एक माह तक चलने वाले मद उत्सव की शुरुआत हो गई थी, जिसकी झलक विशाल मगध राजमहल के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। मगध महाराज धनानंद सोने और मणियों से लदा सुंदर दासियों से घिरा हुआ मद के नशे और कामुकता के आलस्य में झूम रहा था। अति सुंदर, अति सुंदर दासियों, तुम्हारे कोमल हस्त और कोमल सामान सुकुमार उंगलियां मेरे पग के ऊपर पड़ती रहनी चाहिए। अति शीघ्रता वो समय काल भी आएगा जब यवन दासियां महाराज धनानंद के अंग अंग में अपनी दुर्बल चाल से अटखेलियां करेंगी। कई स्वघोषित विद्वानों का मत है कि महाराज धनानंद को मगध में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, और ना ही अपनी सेना के सामर्थ्य के बारे में मुझे कुछ पता है। थू थू थू, ऐसे विद्वानों को मैं माटी के कण के बराबर भी महत्व नहीं देता। सुंदरियों, मद उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। मेरे सम्मुख मदिरा की बारिश करो। जी महाराज, क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। छोटा मुख बड़ी बात होगी, परंतु महल दरबार के बाहर से किसी महिला के चिल्लाने की ध्वनि आ रही है, जिसकी वजह से आपके आनंद में विघ्न उत्पन्न होगा। मगध महाराज धनानंद मद उत्सव में झूम रहा था, तो वहीं मगध के कुछ सैनिकों की लापरवाही की वजह से एक परेशान सी दिखने वाली स्त्री राज सुरक्षा को पार करके राज दरबार में खड़ी थी और कुछ द्वारपाल उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे। द्वारपाल उस स्त्री को धक्का दे रहे थे। वो रोते बिलखते हुए कह रही थी कि मुझे महाराज नंद से मिलना है, मुझे महाराज नंद से मिलने दो, मुझे अंदर जाने दो। मेरी पुत्री को सैनिक उठा कर ले गए हैं। चलो पीछे हटो। तू अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तूने राज सुरक्षा को भंग किया है, इसके लिए तुझे कड़ी सजा मिलेगी। इसलिए महाराज तक तेरी ध्वनि जाए उससे पहले यहां से प्रस्थान कर ले। मगध राजद्वार में खड़ी उस स्त्री के बाल बिखरे और आंखें सूजी हुई थी। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए और वो अपने पूरे होश में नहीं थी। उसने एक बार दोबारा कोशिश की और द्वारपाल को धक्का दे दिया। आज मुझे अत्यंत प्रत्यंत किसी भी तरह महाराज से मिलना ही है। बिलखती हुई महिला राजद्वार के अंदर जाने ही वाली थी कि एक सैनिक ने उसे पीछे से पकड़ा और राजद्वार से दूर फेंकते हुए चिल्लाया, मगध के राजसी सैनिकों को बल दिखा रही है तो स्त्री राजद्वार से दूर कहां विलुप्त हो जाएगी, ज्ञात भी नहीं रहेगा कि कहां गायब हो गई। सैनिक के फेंकने के बाद वो महिला दूर जमीन में जा गिरी और रोते हुए द्वारपाल और सैनिकों को घूरने लगी। महाराज धनानंद। उस महिला की यह आवाज मगध राजमहल के दीवारों से टकराती हुई महाराज धनानंद के कानों तक पहुंची। धनानंद, जो कि अपनी दासियों के साथ मदिरा के नशे में चूर था,
उसने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, सैनिकों, कहां विलुप्त हो गए सबके सब? सैनिकों, जी महाराज, आज्ञा कीजिए। अति शीघ्र अमात्य राक्षस को मेरे सामने उपस्थित होने को कहो। जी महाराज। कुछ देर बाद ही मगध के मुख्यमंत्री अमात्य राक्षस महाराज धनानंद के सामने पहुंच गए और महाराज से कहा, मगध महाराज धनानंद की जय हो। महाराज, आपने मेरा स्मरण किया, कोई विशेष कारण? मेरे मद उत्सव में विघ्न का कोई विशेष कारण? मगध राज महल की राज सुरक्षा को पार करके ये कौन सी विलक्षण रूपी स्त्री राजद्वार में शोर कर रही है? इसकी कर्कश ध्वनि मेरे मदिरा पान में विघ्न उत्पन्न कर रही है। महाराज, राज सुरक्षा में लापरवाही हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रही बात राजद्वार में खड़ी उस स्त्री की, तो वो एक दासी की माँ है, जिसे मगध के सैनिकों ने आपकी राजसी कामुक सेवा के लिए उसके गृह निवास से उठा लिया था। उठा लिया था तो कौन सा पहाड़ टूट गया? दासियों का कर्तव्य ही है महाराज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। जिस सुंदरी की तुम बात कर रहे हो, उसकी सुंदरता यमन सुंदरियों की तरह है। उसके बाल गहरे सुनहरे हैं, नीली आंखों के साथ वो किसी अप्सरा की तरह चलती है। उसका दिव्य सामान शरीर लता की तरह लचकता है। मगध में ऐसी अप्सरा को धनानंद के सैनिक नहीं उठाएंगे तो क्या वो कुरूप ब्राह्मण कुमार चाणक्य उठाएगा? अमात्य, बिना एक भी क्षण विलंब किए उस दासी की मां को राजद्वार से कहीं दूर फेंकवा दो, और जिन सैनिकों की लापरवाही की वजह से वो निर्धन स्त्री राजद्वार तक आ गई है, अति शीघ्र उन्हें मेरे सामने लेकर आओ। महाराज, उस महिला को कारागृह में डाल दिया गया है, और ये रहे वो सैनिक जिनकी भूल की वजह से उस महिला ने राजसी सुरक्षा को भेद दिया था। महाराज धनानंद की जय हो। महाराज क्षमा करिए, क्षमा करिए महाराज। एक त्रुटि तो ईश्वर भी क्षमा कर देता है, कृपा करिए महाराज। त्रुटि माफ ईश्वर करते हैं, लेकिन महाराज धनानंद कोई त्रुटि माफ नहीं करते हैं। अमात्य राक्षस, इन दोनों को मगध साम्राज्य के शाही शेर के मुख में निर्वस्त्र करके ढाल दो। इन दोनों का स्थान उसके मुख के अंदर ही है। मगध महाराज धनानंद के आदेश के बाद सैनिकों को सिंह के हवाले कर दिया गया। ये पूरी बात युवराज पब्बता के कानों तक पहुंची। वो तुरंत महाराज धनानंद से बात करने उसी कक्ष में पहुंचा जहां पहले से धनानंद और अमात्य राक्षस मौजूद थे। महाराज धनानंद की जय हो। महाराज, आपसे युवराज पब्बता भेंट करना चाहते हैं। युवराज पब्बता, ये कुलनाशक मुझसे क्यों मिलना चाहता है? महाराज, कुछ भी हो, वो भावी युवराज होने के साथ साथ कोषागृह के अध्यक्ष भी हैं। आपको उनसे एक बार वार्तालाप कर लेनी चाहिए। सैनिक, पब्बता को कक्ष में अंदर भेजो। महाराज की जय हो। महाराज, युवराज पब्बता का प्रणाम स्वीकार करिए। अमात्य राक्षस, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने 2 सैनिकों को शाही सिंह के समक्ष सौंप दिया। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि इस तरह के कृत्य से शाही सिंह नरभक्षी बन जाएंगे? युवराज पब्बता, मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि मैंने क्या किया है, परंतु मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मुझे ऐसा करने के लिए स्वयं मगधपति मगध नरेश महाराज धनानंद ने आदेश दिया था, और मेरे लिए महाराज का आदेश किसी पत्थर की लकीर के समान है। सूर्य का प्रकाश विलंब हो सकता है, परंतु मैं महाराज के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। अमात्य राक्षस, तुम्हारी यही चाटुकारिता मगध की राजनीति को कई दशक पीछे की तरफ लेकर जा रही है। महाराज की अधीनता करते करते तुम अपने सही मार्ग से भटक चुके हो। तुम्हें ज्ञात भी है कि मगध के भविष्य के ऊपर यूनानी खतरा मंडरा रहा है। इतना सुनते ही मगध महाराज धनानंद की आंखें चढ़ गई। उनके अंदर का क्रोध उनकी आंखों में साफ तौर पर नजर आ रहा था। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी मदिरा की ग्लास को दूर तेज से जमीन के ऊपर फेंक दिया। दूसरे हाथ से धनानंद ने अपने मयान से तलवार निकाली और युवराज पब्बता के गले के ऊपर रख दी और गुस्से में कहा, पब्बता, मैं इसी क्षण तुम्हारे शीश को धड़ से अलग कर दूंगा।
तुम युवराज नहीं बल्कि इस नंद वंश के कुल नाशक हो। तुम अमात्य राक्षस को महाराज यानी मेरा धनानंद का चाटुकार कह रहे हो। कभी अपने आप को कांच में देखा है? तुम्हारी असावधानी की वजह से वो कुरूप ब्राह्मण चाणक्य मगध राज महल से किसी हवा की भांति विलुप्त हो गया। पिछली बार जब हमारी भेंट हुई थी, क्या तुम्हें स्मरण है कि तुमने मुझसे क्या कहा था? चलो मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं। मैं यानी मगध का युवराज पवत्ता अपने पिता धनानंद की सौगंध खाते हुए प्रतिज्ञा लेता हूं कि उस ब्राह्मण कुमार आचार्य चाणक्य को आपके चरणों की धूल में समाहित कर दूंगा। अब मैं उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि अभी भी तुम्हें उस कुरूप ब्राह्मण चाणक्य के विषय में सुई के अग्र बराबर भी कुछ ज्ञात नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ न्याय संगत चर्चा करूंगा। तुम मुझे सुझाव दो कि तुम्हें कारावास में भेजूं या फिर मृत्यु दंड की सजा सुनाऊं। महाराज, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे अपनी प्रतिज्ञा के बारे में अच्छे से स्मरण है। मैं उस ब्राह्मण कुमार चाणक्य के अत्यंत समीप पहुंच चुका हूं। अति शीघ्र वो ब्राह्मण कुमार आपके चरणों में होगा। पबता अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि अचानक से धनानंद के कक्ष का दरवाजा खुला। सैनिक के वेशभूषा में एक लंबा चौड़ा आदमी धीरे धीरे कक्ष के अंदर आ रहा था। कक्ष के अंदर आते ही उस सैनिक रूपी आदमी ने कहा, महाराज की जय हो, युवराज की जय हो। महाराज, वो चाणक्य। क्या वाकई पबता आचार्य चाणक्य के बेहद करीब पहुंच चुका था? कौन था यह अनजान शख्स जो चाणक्य की खबर लेकर आया था? क्या चाणक्य की आने वाली चाल बदल देगी मगध की पूरी दिशा, या फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज है कोई बहुत बड़ा राज? यूं ही चलती रहेगी आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।